नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फैक्ट डार्क एक्स एजुकेशन चैनल पर और मैं हूं समरेश। तो चलिए आज देखते हैं एसटीटी और बीपीएससी टीआरई 4 बिहार शिक्षक बहाली जो चल रही है। तो इसमें हम देखेंगे म्यूजिक से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन हैं उसका मैं क्वेश्चन आंसर देखूंगा और साथ में बिहार स्पेशल मॉडर्न हिस्ट्री जीके देखेंगे जो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है और मैं एक सूचना देना चाहूँगा कि बीपीएससी टीआरई 4 में जो सरकार और पेपरबाजी बार बार होती थी कि 1,30,000 वैकेंसी आएगी और सरकार नोटिफिकेशन दी है कि 27,000 ही वैकेंसी का नोटिफिकेशन दी है। तो बीपीएससी टीआरई 4 के लिए स्टूडेंट धरना प्रदर्शन प्रोटेस्ट किए थे जो उसको सरकार ने दबाने का काम किया है और बहुत से स्टूडेंट घायल भी हो चुके हैं। तो इसको देखते हुए भी अगर बीपीएससी टीआरई 4 में सीटों की संख्या नहीं बढ़ती है तो इस सरकार को सबक सिखाने का काम सभी छात्र और छात्राएं जरूर करेंगे। इलेक्शन में इसको वोट का मार मारना होगा इस सरकार को, क्योंकि ये सरकार निकम्मी है और देश को गुमराह कर रही है और खासकर स्टूडेंट के साथ, क्योंकि बेरोजगारी चरम सीमा पर है और स्टूडेंट के साथ इतना खिलवाड़ कर रहा है ये सरकार और उसको हक मांगने पर, प्रोटेस्ट करने पर सरकार पुलिस से पिटवाती है। तो चलिए इसको देखते हुए भी अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान करते हुए तैयारी को करते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, आज का पहला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संगीत में कुल कितनी श्रुतियां मानी जाती है? भारतीय संगीत में कुल कितनी श्रुतियां मानी जाती है? तो देखिए आपका ऑप्शन हो जाएगा 22, ऑप्शन बी हो जाएगा 22। भारतीय संगीत में 22 श्रुतियाँ होती है जिनमें से 7 शुद्ध स्वर बनते हैं और 2 विकृत बनते हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 22। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सा स्वर को किस प्रकार का स्वर कहा जाता है? सा स्वर को किस प्रकार का स्वर कहा जाता है? तो ऑप्शन है आपके सामने 4। तो देखिए सापा को अचल स्वर कहा जाता है, सा और प को अचल स्वर कहा जाता है। तो यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि सा स्वर को किस प्रकार का स्वर कहा जाता है? तो सा स्वर को अचल स्वर कहा जाता है, अचल स्वर। और इसमें सा और प दोनों अचल स्वर हैं क्योंकि उनका स्थान नहीं बदलता है। बाकी 5 स्वर चल कहलाते हैं। सा प अचल स्वर है, बाकी 5 स्वर चल स्वर कहलाते हैं। तो चलिए आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सप्तक का मध्य स्वर कौन सा होता है? सप्तक का मध्य स्वर कौन सा है?
तो देखिए, सप्तक के 7 स्वरों में चौथा स्वर म होता है। तो यहाँ क्वेश्चन कह रहा है सप्तक का मध्य स्वर कौन सा होता है। तो सप्तक के मध्य स्वर म होता है, जो बीच में आता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा म, ऑप्शन बी म। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्वर को हल्का हिलाकर गाने को क्या कहते हैं। स्वर को हल्का हिलाकर गाने को क्या कहते हैं। तो देखिए, जब किसी स्वर को तेजी से हिलाकर या झकझोर कर गाया जाता है तो उसे गमक कहते हैं। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा उत्तर, गमक। स्वरों को हिलाकर या झकझोर कर गाने को गमक कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक सप्तक में कितने स्वर होते हैं। एक सप्तक में कितने स्वर होते हैं। तो देखिए, एक सप्तक में 7 स्वर होते हैं। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा उत्तर, 7 स्वर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, शुद्ध स्वरों की संख्या कितनी होती है। शुद्ध स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए, सा, रे, ग, म, प, ध, नी, ये सभी शुद्ध स्वर हैं। तो शुद्ध स्वरों की संख्या कितनी है, 7। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, शुद्ध स्वरों की संख्या 7 है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, स्वर को एक दूसरे में स्लाइड करके जोड़ने को क्या कहते हैं। स्वर को एक दूसरे में स्लाइड करके जोड़ने को क्या कहते हैं। तो देखिए, जब स्वर धीरे धीरे एक दूसरे की ओर खिसकता है तो उसे हम कहते हैं मीड। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा मीड। स्वर को एक दूसरे में स्लाइड करके जोड़ने को मीड कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सबसे स्थिर स्वर कौन सा है। सबसे स्थिर स्वर कौन सा है। तो देखिए, इसमें सा सबसे स्थिर स्वर होता है। सबसे स्थिर स्वर सा है, हमेशा स्थिर और अस्थायी रहता है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कोमल स्वर की संख्या कितनी होती है। कोमल स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए, रे, ग, ध, नी कोमल स्वर है। तो कोमल स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो 4। आपका ऑप्शन हो जाएगा 4। कोमल स्वरों की संख्या 4 होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, तीव्र स्वर कौन सा होता है। तीव्र स्वर कौन सा होता है। तो देखिए, तीव्र स्वर आपका कोमल म तीव्र स्वर होता है, कोमल म। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, तान का मुख्य प्रयोग किस में होता है। तान का मुख्य प्रयोग किस में होता है। तो देखिए, तान तेजी से गाने वाली कला है, ज़्यादातर ख्याल में गाया जाता है तान। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, गमक का विशेष प्रयोग किस गायन शैली में होता है।
गमक का विशेष प्रयोग किस गायन शैली में होता है? तो देखिए, ध्रुपद में गहराई और ताकत लाने के लिए गमक का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। तो गमक का विशेष प्रयोग ध्रुपद में होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, तान को कितने प्रकारों में बांटा गया है? तान को कितने प्रकारों में बांटा गया है? तो आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और इस वीडियो को आप पूरा देखें, क्योंकि इससे आपको 50 नंबर कंठक्स याद हो सकती है और 50 नंबर इस वीडियो से आपको क्वालिफाई करने में हेल्प भी मिलेगी। और इस वीडियो को आप लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। और एक नया यूट्यूब प्रयोग कर रहा है हाइप का, तो वीडियो को हाइप आप ज़रूर करें। तो चलिए क्वेश्चन की ओर। तान को कितने प्रकारों में बांटा गया है? तो देखा जाए तो तान को 5 प्रकार में बांटा गया है। शुद्ध तान, कोमल तीव्र तान, गमक तान, मिश्र तान और अलंकारिक तान। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शुद्ध तान, कोमल तान, तीव्र तान, गमक तान, मिश्र तान और अलंकारिक तान। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, एक ही स्वर को तेजी से बार बार गाने को क्या कहते हैं? एक ही स्वर को तेजी से बार बार गाने को क्या कहते हैं? तो देखिए, स्वर को झटके से या बार बार गाने को कौन स्वर कहते हैं? एक ही स्वर को तेजी से बार बार गाने को क्या कहते हैं? तो स्वर को झटके से या बार बार गाने को कौन तान कहते हैं, कौन स्वर। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कौन स्वर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, गमक की सबसे प्राचीन परिभाषा किस ग्रंथ में मिलती है? गमक की सबसे प्राचीन परिभाषा किस ग्रंथ में मिलती है? तो देखिए, भारत के नाट्य शास्त्र में गमक का जिक्र मिलता है। तो गमक का जिक्र नाट्य शास्त्र में किया गया है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका उत्तर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, गमक का पर्यायवाची शब्द क्या है? गमक का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो देखिए, गमक का मतलब हिलाना डुलना, हिलना डुलना, इसका पर्याय है झंकार। गमक का मतलब हिलना डुलना होता है और इसका पर्याय है झंकार। तो ऑप्शन बी हो जाएगा उत्तर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, तान में किस तत्व की अधिकता होती है? तान में किस तत्व की अधिकता होती है? तो देखिए, तान तेजी और लय का अभ्यास, इसमें लय प्रधान होती है। तो तान में किस तत्व की अधिकता होती है? तो इसमें लय की अधिकता होती है। ऑप्शन ए हो जाएगा लय की। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, गमक के बिना क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, गमक के बिना कौन सा गायन अधूरा माना जाता है? गमक के बिना कौन सा गायन अधूरा माना जाता है? तो देखा जाए तो ध्रुपद में गमक का इस्तेमाल अनिवार्य है और ध्रुपद में गमक का इस्तेमाल अनिवार्य है और ध्रुपद में गमक अगर नहीं मिलाया जाए तो वो खाली सा लगता है, अधूरा लगता है। तो गमक के बिना कौन सा गायन अधूरा माना जाता है? ध्रुपद। चलिए क्वेश्चन नंबर 19,
तान का सही अर्थ क्या है? करेक्ट मीनिंग ऑफ तान। तान का सही अर्थ क्या है? तो देखिए, स्वरों को विस्तार से तेजी गति में गाना। स्वरों का विस्तार तान का सही अर्थ है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। गमक शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? गमक शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? देखिए, हिलाना, झकझोरना, स्वर को हिलाकर गाने की शैली को जैसे हिलाना, झकझोरना, स्वर को हिलाकर गाने की शैली। गमक शब्द का शाब्दिक अर्थ है हिलाना। ऑप्शन ए हो जाएगा उत्तर आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। तीन ताल में कुल कितनी मात्राएं होती है? तीन ताल में कुल कितनी मात्राएं होती है? तो देखिए, सबसे प्रसिद्ध ताल, इसमें 16 मात्राएं होती है और तीन ताल सबसे प्रसिद्ध ताल है। तो तीन ताल 16 मात्राएं की ताल होती है। तीन ताल 16 मात्रा। तो क्वेश्चन कह रहा है तीन ताल में कितनी मात्राएं होती है? तो तीन ताल में 16 मात्राएं होती है। ऑप्शन बी हो जाएगा उत्तर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। झप ताल की मात्राएं कितनी है? झप ताल की मात्राएं कितनी है? तो देखिए, झप ताल 14 मात्रा की ताल होती है। झप ताल 14 मात्रा की ताल होती है। 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ये। झप ताल 14 मात्रा की ताल होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। एक ताल में सम का स्थान कहाँ होता है? एक ताल में सम का स्थान कहाँ होता है? तो देखिए, एक ताल में सम का स्थान पहली मात्रा पर होता है और सबसे अहम है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। दादरा ताल में कितनी मात्राएं होती है? दादरा ताल में कितनी मात्राएं होती है? तो देखिए, दादरा ताल में 6 मात्राएं होती है। 3 प्लस 3। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25। रागदारी संगीत में सर्वाधिक प्रयुक्त ताल कौन सी है? रागदारी संगीत में सर्वाधिक प्रयुक्त ताल कौन सी है? तो देखिए, सबसे ज़्यादा प्रचलित ताल 3 ताल है और रागदारी संगीत में मुख्य ताल है 3 ताल। तो रागदारी संगीत में सर्वाधिक प्रयुक्त ताल कौन सी है? रागदारी संगीत के साथ 3 ताल बजाया जाता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 ताल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। खाली को कैसे दर्शाया जाता है? खाली को कैसे दर्शाया जाता है? तो देखिए, खाली को ताल में खाली को 0 से दर्शाया जाता है और इसमें हाथ हिलाकर दिखाते हैं। तो खाली को 0 से दर्शाया जाता है और हाथ हिलाकर दिखाया जाता है इसमें। तो ऑप्शन बी हो जाएगा उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। रूपक ताल में कितनी मात्राएं होती है?
रूपक ताल में कितनी मात्राएं होती है? देखिए, रूपक ताल 7 मात्राएं की ताल है। रूपक ताल 7 मात्रा की ताल है। 3 प्लस 2 प्लस 2, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 7। रूपक ताल 7 मात्राएं की ताल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। एक ताल की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? एक ताल की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो देखिए, एक ताल की सबसे छोटी इकाई और सबसे छोटा भाग मात्रा कहलाती है। मात्रा कहलाती है एक ताल की सबसे छोटी भाग। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका उत्तर। चलिए क्वेश्चन नंबर 29। तिलवारा ताल में कितनी मात्राएं होती है? तिलवारा ताल में कितनी मात्राएं होती है? तो देखिए, तिलवारा ताल 12 मात्रा की ताल होती है। 12 मात्रा की। 4 प्लस 4 प्लस 4, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा उत्तर। तिलवारा ताल 12 मात्रा की ताल होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है। सम को किस प्रतीक से दर्शाते हैं? सम को किस प्रतीक से दर्शाते हैं? तो देखिए, सम को अगर हम ताल लिखते हैं, ताल लिखने में सम को 1 से दर्शाते हैं, 1 से। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ये हो गया आपका म्यूजिक। जो संगीत वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए 80 अंक का म्यूजिक से सवाल, जो आपको इसमें 30 नंबर का क्वेश्चन एंड आंसर आज कराया गया। इससे आपको 30 नंबर बनते हैं। और आप देखिए कि आप इसमें से कितना सही किए और कितना गलत। और साथ ही आपको जीके जीएस को भी पढ़ने की आवश्यकता है। तो उसके लिए आपको इस वीडियो में ही आपको 20 जीके और मॉडर्न हिस्ट्री से सवाल इस वीडियो में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए उसे भी आप देखिए। देखिए, पहला क्वेश्चन है, बिहार का पहला स्वतंत्रता सेनानी किसे माना जाता है? बिहार का पहला स्वतंत्रता सेनानी किसे माना जाता है? तो बिहार का पहला स्वतंत्रता सेनानी वीर कुंवर सिंह को माना जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा वीर कुंवर सिंह। बिहार का पहला स्वतंत्रता सेनानी वीर कुंवर सिंह है। तो इसे आप याद रखेंगे। और आपको जीके जीएस पढ़ना बेहद इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप अपना सब्जेक्ट से नंबर तो ले आएंगे, लेकिन क्वालिफाई करने के लिए जीके जीएस भी महत्वपूर्ण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। 1857 के विद्रोह में बिहार के कौन से क्षेत्र को सबसे अधिक प्रभावित माना जाता है? तो देखिए, 1857 के विद्रोह में बिहार के आरा को सबसे ज़्यादा प्रभावित माना गया है। 1857 के विद्रोह में आरा सबसे ज़्यादा प्रभावित है, आरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। बिहार से जुड़े महान स्वतंत्रता सेनानी देश रत्न किसे कहा जाता है? तो देखिए, बिहार से जुड़े महान स्वतंत्रता सेनानी देश रत्न राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था?
तो देखिए चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह भारत में कहाँ हुआ था? महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह भारत में कहाँ हुआ था? तो देखिए चंपारण से शुरू हुआ था महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, बिहार के किस स्वतंत्रता सेनानी को बिहार केसरी कहा जाता है? तो देखिए बिहार केसरी के नाम से श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता है। कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में बिहार का कौन सा शहर सबसे सक्रिय रहा? भारत छोड़ो आंदोलन में 1942 में बिहार का कौन सा शहर सबसे सक्रिय रहा? तो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार का सबसे ज़्यादा सक्रिय शहर पटना रहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, बिहार के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? बिहार के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? तो देखिए जयप्रकाश नारायण का जन्म 1902 में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, बिहार से संबंधित पहला भारतीय राष्ट्रपति कौन बने थे? तो ये तो सभी को पता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत का पहला राष्ट्रपति थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, 1857 के विद्रोह में वीर कुंवर सिंह की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? 1857 के विद्रोह में वीर कुंवर सिंह की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? तो देखिए 1857 के विद्रोह में वीर कुंवर सिंह की मृत्यु बिहार के जगदीशपुर में हुआ था। बिहार के जगदीशपुर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, चंपारण सत्याग्रह के समय बिहार के गवर्नर कौन थे? चंपारण सत्याग्रह के समय बिहार के गवर्नर कौन थे? तो देखिए बिहार के गवर्नर उस समय एडवर्ड गेट थे। एडवर्ड गेट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 1930 में नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार का नेतृत्व किसने किया था? 1930 में नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार का नेतृत्व डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, बिहार के किस नेता को अनुग्रह बाबू कहा जाता है? बिहार के किस नेता को अनुग्रह बाबू कहा जाता है? तो देखिए अनुग्रह नारायण सिन्हा को अनुग्रह बाबू के नाम से भी जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के पहला मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, बिहार के किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकनायक कहा जाता है? तो देखिए जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में सत्ता पत्र प्रकाशन किसने किया था? भारत छोड़ो आंदोलन में 1942 में सत्ता पत्र का प्रकाशन किसने किया था? तो देखिए सत्ता पत्र का प्रकाशन जयप्रकाश नारायण ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, बिहार का कौन सा जिला अहिंसा और सत्याग्रह से जुड़ा हुआ है? बिहार का कौन सा जिला अहिंसा और सत्याग्रह से जुड़ा हुआ है? तो देखिए चंपारण अहिंसा और सत्याग्रह से जुड़ा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में बंद किया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में बंद किया गया था?
तो देखिए हजारीबाग जेल में बंद किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, बिहार के किस शहर में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की थी? तो देखिए मोतिहारी में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद मोतिहारी में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, आजाद दास्ता संगठन की स्थापना बिहार में किसने किया था? तो देखिए आजाद दास्ता संगठन की स्थापना बिहार में जयप्रकाश नारायण ने किया था। तो ये थे आपके लिए बीपीएससी तैयारी 4 के लिए स्पेशल संगीत के छात्रों के लिए म्यूजिक प्लस बिहार मॉडल से जीके, और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो भी है, तो आप इसे मिस भी नहीं करें। और संगीत से 80 नंबर की एग्ज़ाम होगी, उसके बाद आपको 40 नंबर का जीके जीएस से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसको देखते हुए इस वीडियो में म्यूजिक प्लस जीके जीएस मॉडर्न हिस्ट्री को कवर किया गया है, तो आप इसे मिस नहीं करें। और वीडियो अगर बेहतर लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, हाइप करें, और किसी ज़रूरतमंद स्टूडेंट को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।